किसानों को दिल्ली में दाखिल होने से रोकने की कोशिश में करीब 5 दिन बीत गए हैं। इस दौरान सरकार और किसानों के बीच 5 राउंड की मीटिंग हो चुकी है, लेकिन बेनतीजा रही है। किसानों की प्रमुख मांग फसलों की एमएसपी पर खरीद की गारंटी का कानून और स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के हिसाब से कीमत तय करवाना है। एमएसपी की पूरी कहानी जानेंगे इस वीडियो में। एमएसपी क्या है जिसके लिए देश में इतना हंगामा मचा हुआ है? एमएसपी यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जिसे न्यूनतम समर्थन मूल्य भी कहते हैं। किसानों के फायदे के लिए सरकार ने ये एक व्यवस्था बनाई है जिसके द्वारा सरकार फसल की एक न्यूनतम कीमत तय करती है। अगर बाजार में फसलों के दाम कम भी हो जाएं तो किसान आश्वस्त रहता है कि उसकी फसल सरकार कम से कम न्यूनतम तय कीमत में तो खरीद ही लेगी। इसे ऐसे समझते हैं, किसी फसल की एमएसपी 1,000 रुपए क्विंटल है, खुले मार्केट में वही फसल 500 रुपए क्विंटल में मिल रही है, तो भी सरकार किसान से वह फसल 1,000 रुपए क्विंटल में ही खरीदेगी। इसे ही न्यूनतम समर्थन मूल्य कहा जाता है। आमतौर पर एमएसपी किसान की लागत से कम 1.5 गुना ज्यादा होता है। हालांकि एमएसपी सरकार की एक नीति है, ये कानून नहीं है। इसे सरकार घटा या बढ़ा भी सकती है, बंद भी कर सकती है। किसानों को यही डर सता रहा है। आइए अब जानते हैं कि क्या सरकार सभी फसलों पर एमएसपी देती है और एमएसपी कैसे तय होता है। फसलों का उचित दाम दिए जाने के लिए केंद्र सरकार ने 1965 यानी 1965 में कृषि लागत और मूल्य आयोग यानी कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस सीएसीपी का गठन किया था। सीएसीपी ही एमएसपी तय करता है। देश में पहली बार 1966-67 में एमएसपी की दर से फसलों की खरीदी की गई थी। केंद्र सरकार फिलहाल 23 फसलों के लिए एमएसपी तय करती है। आइए अब जानते हैं, जब सरकार एमएसपी दे ही रही है फिर किसान आंदोलन क्यों कर रहे हैं। इसका सीधा सा जवाब ये है, किसानों की सरकार से दो प्रमुख मांगे हैं। पहली है एमएसपी स्वामीनाथन आयोग के अनुसार दीजिए। दूसरी है एमएसपी की लीगल गारंटी दीजिए, यानी इसके लिए कानून बनाइए। किसान चाहते हैं कि बाहर भी कभी वो फसल बेचें तो एमएसपी की दर पर ही उसकी खरीदी हो। कम कीमत पर खरीदी करने वाले व्यापारियों पर आपराधिक केस चले। दूसरी फसलों को भी एमएसपी के दायरे में लाया जाए। प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी आश्वासन दे चुके हैं कि एमएसपी की पर ही खरीदी होगी, लेकिन किसान कानून की मांग कर रहे हैं। एमएसपी से क्या फायदे होते हैं, आइए डिस्कस करते हैं। पहला है सुरक्षित आमदनी। किसानों को उसकी फसलों के लिए न्यूनतम मूल्य की गारंटी देता है। जब मार्केट में उतार चढ़ाव आते हैं तो किसान को स्थिर और अनुमानित आय इससे तय होती है। दूसरा है स्थिर मूल्य। एमएसपी के जरिए बाजार की कीमतें स्थिर होती हैं। ये मार्केट में तेजी से होने वाले उतार चढ़ाव को रोकता है। तीसरा है उत्पादन को बढ़ावा देना, यानी एमएसपी एक तरह से गारंटी होती है। किसान ने जो फसल लगाई है वो सरकार एमएसपी के माध्यम से ज्यादा दाम पर खरीदेगी। जब खरीदने वाला तय होता है तो किसान ज्यादा मात्रा में उत्पादन करता है। चौथा है फूड सिक्योरिटी। एमएसपी किसानों को भरोसा दिलाती है कि वो खाद्य फसलों की खेती करें। जब किसान खाद्य फसलें लगाता है तो देश में खाद्य की कमी नहीं होती। इससे सरकार को आयात कम करना पड़ता है और स्टॉक होने से फूड सिक्योरिटी देश में बनी रहती है। अब बात करते हैं एमएसपी की गणना कैसे होती है। 2004 में कांग्रेस की मनमोहन सिंह सरकार ने नेशनल कमीशन ऑन फार्मर्स यानी किसान आयोग बनाया था। इसके अध्यक्ष एमएस स्वामीनाथन थे। इसी कारण इसे स्वामीनाथन आयोग भी कहा जाता है। इसका उद्देश्य किसानों से जुड़ी समस्याओं का पता लगाकर उनका निकालना था, यानी सॉल्यूशन पता करना था। दिसंबर 2004 से अक्टूबर 2006 के बीच किसान आयोग ने 6 रिपोर्टें तैयार की थी। इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रिपोर्ट एमएसपी को लेकर ही थी। किसान आयोग ने बताया था कि एमएसपी क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए। आयोग ने जो रिपोर्ट दी थी उसके आधार पर यूपीए सरकार किसान आयोग की जगह राष्ट्रीय किसान नीति लाई थी। इसमें किसानों सरकार ने वादा किया था किसानों से कि वो उनकी आय बढ़ाएगी, उन्हें हाई क्वालिटी के बीज उपलब्ध कराएगी। इसके अलावा और बहुत सारी बातें की गई थी, लेकिन सरकार ने ये कहीं नहीं कहा था कि वो स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशें लागू करेगी। आइए अब जानते हैं एमएसपी पर स्वामीनाथन आयोग ने क्या फॉर्मूला दिया था। स्वामीनाथन आयोग ने कहा था कि जो एमएसपी होगा वह फसल की लागत से 50% होगा। मान लीजिए एक फसल को उगाने में किसान के 1,000 रुपए लगे हैं, इसमें 50% यानी 500 रुपए जोड़ा जाए तो कुल एमएसपी 1,500 रुपए होगी। इसे C2+50+ फॉर्मूला कहा जाता है। C2 मतलब कॉस्ट है, यानी कॉस्ट यानी लागत 3 प्रकार के फॉर्मूले से तय होती है। पहला है A2 फॉर्मूला। इसमें जो भी डायरेक्ट खर्च किया जाता है किसान के द्वारा उसे शामिल किया जाता है। डायरेक्ट कॉस्ट मतलब बीज, खाद, कीटनाशक, लेबर, सिंचाई सिंचाई जुताई में लगने वाला खर्च है। दूसरा है A2+FL फॉर्मूला। इसमें ऊपर वाले A2 के अलावा अनपेड लेबर को भी जोड़ा जाता है। मतलब जब किसान कोई फसल लगाता है तो उसमें उसकी पत्नी, बच्चे, रिश्तेदार भी काम करते हैं जिन्हें कोई भुगतान नहीं किया जाता है। इसमें इस अनपेड फैमिली लेबर को भी जोड़ा जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर ये काम नहीं करते तो किसी मजदूर को पैसा देकर काम करवाना पड़ता। इससे भी कॉस्ट में जोड़ा जाता है, इसलिए परिवार वालों की मजदूरी भी जोड़ी जाती है।
तीसरा है C2 फॉर्मूला। वैसे तो ज्यादातर किसानों के पास खुद की जमीन होती है, यदि नहीं होती तो वो किसान को किराए पर खेत लेकर फसल उगानी पड़ती। इसे स्थायी पूंजी जैसे खेत या कुएं आदि के किराए को भी जोड़ा गया है। MS स्वामीनाथन ने सुझाव दिया था कि इन सबको जोड़कर 50% अधिक दिया जाना चाहिए एमएसपी। अपने फॉर्मूले से एमएसपी दे रही हैं अभी तक सरकारें। एमएसपी को मंजूरी देने वाली केंद्र सरकार की आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति यानी CCEA ने पिछले साल 18 अक्टूबर को अपने बयान में A2+FL कॉस्ट को उत्पादन की कॉस्ट माना था। 18 में सरकार ने कहा था कि हम लागत का करीब 1.5 गुना देंगे। 2018 के बजट में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बजट भाषण में कहा था कि हम किसानों को लागत का करीब 1.5 गुना देने जा रहे हैं। आगे जब जानकारी आई तो पता लगा कि वो 1.5 गुना A2+FL लागत का था। कुल मिलाकर किसानों को वो नहीं दिया जा रहा जो स्वामीनाथन कमेटी ने सिफारिश की थी। अगर सरकार एमएसपी पर किसानों की मांगे मान ले तो सरकार और खजाने पे क्या क्या प्रभाव पड़ेगा, आइए जानते हैं। यदि सरकार ने किसानों की मांगे मान ली तो उस पर बहुत बड़ा वित्तीय भार आ जाएगा। यदि सरकार एमएसपी वाली सभी 23 फसलों का पूरा उत्पादन खरीद देती है तो सरकारी खजाने पर इसका बड़ा प्रभाव होगा। ये बहुत ही भारी खर्च होता है। यदि ये भी मान लें कि सरकार केवल मंडियों से उन्हीं फसलों को खरीदेगी जिनकी खरीदी एमएसपी से नीचे होती है, तो भी सरकार को वित्तीय वर्ष 2023 के लिए लगभग 7 लाख करोड़ रुपए की आवश्यकता होगी। एमएसपी वाले 23 में से 16 फसलों को ही शामिल किया गया है। ये वो फसलें हैं जिनकी कुल उत्पादन में 90% यानी 90% हिस्सेदारी है। पिछले 7 साल का बजट देखें तो पता लगता है कि सरकार हर साल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए औसतन 10 लाख करोड़ रुपए खर्च करती है। 2016 से 2023 से सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 67 लाख करोड़ रुपए खर्च किए हैं। अगर एमएसपी की गारंटी को लागू किया जाता है तो हो सकता है सरकार को डिफेंस बजट कम करना पड़े अथवा सरकार को टैक्स और ज्यादा बढ़ाना पड़ेगा। यही कारण है कि सरकार इसे लागू करने से बच रही है। अब जानते हैं स्वामीनाथन फॉर्मूले से एमएसपी देने से सरकार पर कितना अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। इंडस्ट्री के लिए उत्पादन एक रॉ मटेरियल है। अगर रॉ मटेरियल के दाम बढ़ते हैं तो इंडस्ट्री का प्रॉफिट भी कम हो जाता है। महंगाई बढ़ जाएगी क्योंकि रॉ मटेरियल के दाम बढ़ जाते हैं। अगर सरकार पर और लगभग सरकार पर 10 लाख करोड़ का भार आ जाएगा। ये सब बातें मार्केट में की जा रही हैं, देश में की जा रही हैं और देश को डराया जा रहा है ताकि कॉरपोरेट का कोई घाटा न हो। इन्हीं अनुमानों का कोई आधार नहीं है, न कोई इन पर स्टडी की गई है। यदि किसानों को एमएसपी कानूनी रूप से लागू होता है तो देश की जीडीपी डबल डिजिट में बढ़ सकती है। एमएस स्वामीनाथन फॉर्मूले से इकोनॉमी बूम करेगी। कुल मिलाकर एमएसपी से देश को फायदा ही फायदा होगा। आने वाले टाइम में देखते हैं सरकार का क्या रुख होता है और सरकार कैसे इस सिचुएशन को डील करती है। तब तक के लिए गुड बाय, मिलते हैं अगले इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।